स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग कैसे होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी हमने कुछ क्वालिटीज इसकी पढ़ी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब बॉन्डिंग कैसे होती है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी दैट इज द वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी ने बोला कि इसके पास प्राइमरी वैलेंसी होती है जो सेंट्रल मेटल एटम है, और सेकेंडरी वैलेंसी, दो टाइप की वैलेंसी होती है। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज भी उसके पास हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो वैलेंसी होती है, एक तो दोनों चार्ज हो सकते हैं, कोई एक आयोनाइजेबल होती है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये वैलेंसी आयोनाइजेबल है तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके बाहर होगी, क्योंकि बाहर वाले आयन ही आयोनाइज होते हैं। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये या तो नेगेटिव होगी या न्यूट्रल। अब यहां से आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि किसकी बात हम कर रहे हैं, लिगेंड्स की। लिगेंड्स या तो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके ऊपर, या न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव नहीं होता है। और ये जो बाहर होते हैं जैसे पोटाशियम या किसी केस में आपने देखा सल्फेट, कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके बाहर, दैट इज आयोनाइजेबल, और ये होगी नॉन आयोनाइजेबल। यू नो दैट कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके अंदर जो आयन होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है, इसकी आयोनाइजेशन हो सकती है, इसकी आयोनाइजेशन नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है जो प्राइमरी वैलेंसी है। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको सॉलिड लाइन से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये फिक्स होती है। फिक्स मीन जैसे कोबाल्ट की 6 आपने देखा, 6 के कोऑर्डिनेशन, या प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन हमने कंपाउंड पढ़े उसमें या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है। ठीक है, तो फिक्स होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर बताती है सेंट्रल मेटल आयन की। ऑक्सीडेशन नंबर को ये डिसाइड करता है। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसकी जो ये डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल मींस कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है उसमें फिक्स पोजीशन होती है, और फिक्स पोजीशन दैट मींस इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड स्ट्रक्चर टू द कंपाउंड। फिक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी, इसलिए स्ट्रक्चर के लिए सेकेंडरी वैलेंसी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन डालती हूँ, CONS3 6Cl3, अगर इसकी आयनाइजेशन होगी तो किस में कन्वर्ट होगा, CONS3, मतलब इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको, कितने आयन आए, ये आगे 4 आयन। अगर मान लो आपने अलग अलग लिखना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5Cl और Cl2, तो कितने आयन आएंगे, यहाँ पे आपका स्फीयर तो वैसे रहेगा एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे कितने आएंगे, 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, ये आयन आएंगे। अगर ये वाला जो Cl है ये अंदर आ जाए यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, यहाँ 6 और ये Cl यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, और नंबर ऑफ आयन का वो जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ये दिया है आपके पास, दीज आर जस्ट आइसोमरिज्म, ये आइसोमर ही है, आयनाइजेशन आइसोमर है ये एक तरह से। अगर मैं यहाँ लिख दूं 3 और यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब जब इसके आयनाइजेशन होगी तो कोई आयन नहीं बनेगा, नो आयनाइजेशन। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये कंडक्टर होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये नहीं होगा। लेकिन जो पहले मैंने 3 एग्जांपल लिए वो होंगे, क्योंकि जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसके आयनाइजेशन होगी, आयन बनेगी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, को कंडक्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल आपको दिया होगा, मतलब इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है उसके आउटसाइड कोई भी स्पीसीज नहीं लिखी हुई है, तो दैट इज नॉन आयोनाइजेबल एंड
insulator, do not conduct the electricity. ठीक है, this is about the वर्नर थ्योरी. ये कुछ पॉइंट्स थे उसके. नेक्स्ट जो थ्योरी थी दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने +1 में भी पढ़ी है मॉलिक्यूल के बारे में, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में है. इसका फर्स्ट पास्टुलेट क्या था? मेन दिस थ्योरी इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एट द सेंट्रल मेटल एटम. तो इसने बोला कि जो लिगेंड्स होगा और सेंट्रल मेटल एटम होगी, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी. ठीक है, बॉन्डिंग में क्या होगा? जो लिगेंड होगा वो या तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होगा, या नेगेटिव चार्ज होगा, या न्यूट्रल होगा. तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा मेटल की तरफ. ठीक है. सेकेंड पास्टुलेट इसने बोला कि जब ये मेटल ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दैट मीन्स मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए. क्यों? वहां पे ही इलेक्ट्रॉन, जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वेकेंट ऑर्बिटल में. तो ये मेटल आयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट था कि जो वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा मेटल, उसकी वेकेंट ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होगी. आपने इसको, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आपने इसको प्रॉपर लिखना है, इसके पॉइंट्स बनाने हैं ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन होगी उनकी. हाइब्रिडाइजेशन से यू नो दैट वी गेट द ऑर्बिटल हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी, और जो ऑर्बिटल बनेंगे वो डायरेक्शनल भी होंगी. मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनकी ओरिएंटेशन होगी. जैसे मैं dx² - y² की बात करूँ ना, तो इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर. द लोब आर अलाइन x एंड y एक्सिस. ठीक है. नेक्स्ट जो बोला था इसने, ये हो गया. ठीक है. अगर उसमें sp ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. ये आपने पढ़ा हुआ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में. अगर d भी करेगा तो sp3d होगी. ठीक है. अगर 2d करेंगे तो sp3d2 होगी. और उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? दैट यू नो ऑल दैट थिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट इसने बोला कि जो d ऑर्बिटल होंगे वो अंदर वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाहर वाले भी. जैसे मान लो 3d 4s 4p, तो इसके पास 4d भी होगा वेकेंट. 3d में हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो या पेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली हो, तो ये वाला भी कर सकता है, ये वाला भी. अगर ये वाला पार्टिसिपेट करेगा तो इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अगर बाहर वाला d ऑर्बिटल करेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और अगर अंदर वाला करेगा तो दैट इज नोन एज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ये होगा इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अब ये जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, ये डायरेक्शनल उसमें जाएंगे. इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो बॉन्डिंग होगी डायरेक्शनल होगी, इसलिए उसकी जो ज्योमेट्री होगी, स्ट्रक्चर होगा. जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होगी, स्क्वायर प्लेनर. dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर ही होती है. sp3d है तो ट्राइंगल बाइपिरामिडल होगी. sp3d2 या d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी. अब मैंने बोला ना sp3d2, तो इसमें बाहर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अगर मैं बोलती हूँ d2sp3 तो दैट मीन्स इनर वाला ऑर्बिटल कर रहा है, तब मैंने d जो है वो पहले लिखा. ठीक है. अब इसने ये चीजें एक्सप्लेन की और साथ में इसने एक्सप्लेन किया कि ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक. तो डायामैग्नेटिक जो इसका लास्ट पास्टुलेट है उसमें इसने बताया, तो अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सारे तो डायामैग्नेटिक. अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो दैट इज पैरामैग्नेटिक. ठीक है. अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे. यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट करता है एग्जाम्पल से ही और हमें समझ भी आएगा. दिस इज क्रोमियम हेक्साएमाइन क्रोमियम 3. ठीक है. ये आयन है हमारे पास 3 पॉजिटिव. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. सबसे पहले हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है.
ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे आती है, दिस इज 3D 5 3D 5 4s 1, ये होती है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन अब हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया 3, दैट मीन्स इट लूज 3 इलेक्ट्रॉन, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्रॉम S and 2 फ्रॉम D, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3D3. Now we will write the electronic configuration in terms of orbital, okay, 3 electron in the D orbital 3D, ठीक है, और जो 4s है वो वेकेंट हो गया और 4p भी वेकेंट हो गया। आगे इसका 4d भी होगा, ठीक है, 4p आ गया और 4d भी पॉसिबल है, ठीक है, 3 4s 4p ये वेकेंट है, 4th स्टार्ट हो गया ना इसमें, तो 4th हम ले सकते हैं। अब हमें कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से पता चलेगा, कितने लिगेंड्स हैं इसके साथ अटैच हुए, 6, तो हमें 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कितने हैं अभी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हैं ऑलरेडी, तो दैट मीन्स हमें कोई जरूरत नहीं है बनाने की, जहां पे नहीं अवेलेबल होंगे वहां पे हमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स वी कैन हाइब्रिड दीज 6, हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी ना। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, पहले वाला अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हाइब्रिडाइजेशन हुई इसकी, ठीक है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो अब क्या होगा, अब आयन कैसे बनेगा, ये तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, ये तो हो गए अनहाइब्रिड जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और ये सारे इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट हो गई, सो वी कैन राइट दीज अलोंग ए 1 2 3 4 5 6 एंड 6 ही है ना, ठीक है, 6 ही होंगे इसमें, 6 आ गए, ये हो गया हाइब्रिड D2sp3 नाम है इनका। अब जो अमोनिया है, अमोनिया से कितने अमोनिया हैं, 6 NH3, हर अमोनिया मॉलिक्यूल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा 1 2 3 4 5 6, जैसे ये बन गया, ठीक है, 2 आएंगे ना, यहाँ से पेयर होता है इसके पास, यू नो दैट, 2 आएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया यहाँ से आगे इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ आप डॉटर लगा सकते हैं जो अमोनिया से आए, डॉटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अमोनिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया, यू कैन राइट हियर NH3 6 पॉजिटिव, ये आ गया। ये स्टेप बाइज आपने ऐसे ही एग्जांपल करने हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। तो अब पूछा क्या जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस थ्योरी एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, और आपके पास कंपाउंड दिया होगा, सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी, आयनाइजेशन आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, फिर इलेक्ट्रॉन लूज प्राइस, फिर हाइब्रिडाइजेशन की अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स, और आपने अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री विल बी, क्या ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपने या ज्योमेट्री जैसे भी पूछा होगा, स्ट्रक्चर क्या आ गई, ऑक्टाहेड्रल, पहले आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। करैक्टर, मैग्नेटिक करैक्टर क्या आ गया, आप पेज वो कर सकते हैं, मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। मैग्नेटिक करैक्टर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास 3, तो दैट इज पैरामैग्नेटिक। एंड अगर आपसे कैलकुलेट करने को बोला है मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू इज इक्वल टू n+1 n+2 अंडर रूट, हियर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 + 2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 15 में 18 आ जाएगा आपका, है ना, 3 + 2 5 5 3 = 15 अंडर रूट 15, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल शॉर्टकट में आपको कराऊंगी, सारे एग्जाम्पल आपने जैसे मैंने ये डिटेल में करवाया इसी तरह से आपने इनको एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट इज द FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है।
ये एग्जाम्पल है आपके पास। ये 4 नेगेटिव भी हो जाता है, 3 नेगेटिव है। तो आयरन का आपको पता है 26 होता है, तो 4s2 और 3d6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3, व्हेन यू कैलकुलेट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देंगे 3d5। नाउ आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उसके बाद 4s एंड 4p। ठीक है, चाहिए कितने मेरे को 6, मेरे पास हैं कितनी, ये तो अगली ग्राउंड स्टेट हैं कितने 4। अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाऊँ और यहाँ पेयरिंग कर दूँ, आपने स्टेप बाय चलना है। तो दिस इज एक्साइटेड स्टेट। कितने आ गए, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब हाइब्रिडाइजेशन ये स्टेप वाइज होगा, मैं तो यहाँ इरेज कर रही हूँ, आपने कॉपी पे स्टेप वाइज करना है इसको। ओके, D2sp3 हो गई हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री विल बी अगेन ऑक्टाहेड्रल। यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और इसमें भी अंदर वाला D यूज हो रहा है, देयरफॉर इट इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कईयों में अंदर वाले ऑर्बिटल यूज होते हैं, कईयों में बाहर वाले होते हैं। इसी तरह से आप 4 नेगेटिव का भी कर सकते हैं। 4 नेगेटिव में क्या होगा, 2 मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होगा, 6 होंगे तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे पेयरिंग होगी तो दैट मीन्स दिस इज नाउ डायामैग्नेटिक। 4 नेगेटिव के केस में ये आपने खुद करना एग्जाम्पल 4 नेगेटिव वाला। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे कोबाल्ट। ठीक है, हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्ट, और इसके ऊपर जो चार्ज लिया है दैट इज द 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे कोबाल्ट का क्या होता है 27, 4s2 एंड 3d7। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहीं पे मैं कर रही हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर 3 में आप क्या लिख देंगे, 2 चला गया, यहाँ पे क्या रह गया 6। ठीक है, तो दोबारा से वही, इसमें कितने आ गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा 4s 4p, 4s और 4p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें कितने रिक्वायर्ड हैं, 6 बॉन्ड बनेंगे तो 6 ऑर्बिटल चाहिए वेकेंट, लेकिन यहाँ पे कितने हैं सिर्फ 4। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन कौन कौन सी हैं, या तो आपका ये है 4s 4p, ये है 3d और ये है 4d। तो दैट मीन्स 5 ऑर्बिटल हमारे पास और भी वेकेंट है, 4th शेल स्टार्ट हो गया इसमें। ठीक है, तो मैं इनको भी यूज कर सकती हूँ और यहाँ भी, लेकिन इस केस में ये वाले यूज होंगे। क्यों होंगे, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपने याद रखना है, किसमें अंदर वाले होंगे किसमें बाहर वाले होंगे। अदरवाइज यहाँ भी हम कर सकते थे, इनको पेयरिंग कर दी, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग नहीं होती है। अब sp3d2, अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो ज्योमेट्री आपको पता है ऑक्टाहेड्रल होगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 4 है, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक, एंड जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी दैट इज n × n+2। तो n की जगह क्या आ जाएगा 4 + 2 दैट इज इक्वल टू √24। तो आपको अंडर सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें बाहर के जो हैं वो यूज हुए हैं। अब कुछ एक कंपाउंड हैं जिनकी मैं आपको पिक भेज दूंगी, आपने उनको खुद सॉल्व करना है। लास्ट वाली थ्योरी फिर मैं आपको करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।